नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसानों ने अकेले भटकने की जगह एक साथ रहना क्यों चुना? मतलब एक मामूली सी शुरुआत, गुफाओं में रहने से लेकर आज हम बड़े बड़े शहर और महानगर कैसे बना पाए? चलिए आज मानव बस्तियों की इसी शानदार और अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम समूहों में क्यों रहते हैं। फिर समझेंगे कि कोई जगह घर कैसे बन जाती है। हम बस्तियों के अलग अलग साइज और उनकी मजेदार बनावट को भी देखेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई बस्तियां किसी खास जगह पर ही क्यों बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से जो हमारी पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा सवाल जिसने शायद हमें इंसान बनाया। देखिए, इंसान जो है ना, वो स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। हमारे पूर्वजों को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अकेले रहने में बहुत खतरा है। सुरक्षा चाहिए है ना, जंगली जानवरों से बचना है, खराब मौसम से, और एक दूसरे की मदद भी तो करनी है। बस यही वो पहली चिंगारी थी जिसने हमें एक समुदाय की तरह एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया। बहुत पहले, मतलब स्थायी बस्तियां बसने से भी पहले, हमारे पूर्वज खानाबदोश थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। जहां खाना मिला वहीं उनका अस्थायी घर बन गया। उनके पास न तो कोई पक्का घर बनाने का हुनर था और न ही कोई वजह, बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वाह, ये तो हजारों सालों की हमारी तरक्की को एक नजर में दिखा देता है। देखिए, 10,000 ईसा पूर्व तक हम सिर्फ शिकारी थे, बस खाने की तलाश में भटकते रहते थे। फिर आई एक क्रांति, खेती की क्रांति। इसने हमें एक जगह रुकना और भविष्य के बारे में सोचना सिखाया। नवपाषाण काल में पहली बस्तियां उपजाऊ नदी घाटियों के पास बनी। और फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने शहरों के विकास को आप कह सकते हैं एक रॉकेट जैसी स्पीड दे दी। तो सवाल ये है कि जब इंसानों ने आखिर बसने का फैसला कर ही लिया, तो उन्होंने अपनी बस्तियों के लिए जगह कैसे चुनी? मतलब वो कौन सी जादुई चीजें थीं जिन्होंने एक मामूली से जमीन के टुकड़े को एक फलता फूलता घर बना दिया? अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो जब लोग एक जगह पर घर बनाकर एक ग्रुप में रहने लगते हैं, उसे ही बस्ती कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ ईंट और गारे से बने घरों का झुंड नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमने अपने आसपास के मुश्किल माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाया और उसे अपना घर बनाया। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, साइट और सिचुएशन। साइट का मतलब है कि वो जमीन असल में कैसी है, क्या वहाँ पीने का साफ पानी है, क्या मिट्टी खेती के लिए अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन का मतलब है कि वो जगह बाकी दुनिया से कैसे जुड़ी है, क्या पास में कोई बड़ा बाजार है जहाँ सामान बेचा जा सके या कोई जरूरी रास्ता गुजरता है। सोचकर देखिए, एक गांव के लिए अच्छी साइट सबसे जरूरी है, लेकिन एक बड़े शहर के लिए उसकी सिचुएशन मतलब उसकी कनेक्टिविटी ही सब कुछ है। और ये बहुत दिलचस्प है, एक बस्ती सिर्फ बिल्डिंग्स और लोगों का जमावड़ा नहीं होती। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किसी जिंदा चीज की तरह, जहां प्रकृति, इंसान, हमारा समाज, हमारी बनाई इमारतें और हमारे नेटवर्क यानी सड़कें वगैरह, ये पांचों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं और एक दूसरे पे असर डालती हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि बस्तियां बनती कैसे हैं। चलिए अब उनके अलग अलग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उनका वर्गीकरण देखते हैं, एक छोटे से पूर्वा से लेके एक बहुत बड़े मेगालोपोलिस तक। बस्तियां ना एक सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप बड़ी होती हैं। शुरुआत होती है एक छोटे से पूर्वा से, जहां बस कुछ ही घर होते हैं। फिर वो गांव बनता है, जहां खेती बाड़ी मुख्य काम है। इसके बाद आता है कस्बा, और फिर एक हलचल भरा शहर, जहां इंडस्ट्री और बिजनेस फलते फूलते हैं। कई शहर मिलकर बनाते हैं एक महानगर, और जब कई महानगर आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा शहरी इलाका बना लेते हैं तो उसे कहते हैं मेगालोपोलिस। ये शहरी विकास का समझ लीजिए टॉप लेवल है। और ये इस विशाल पैमाने का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है, जापान का टोकेडो मेगालोपोलिस। टोक्यो से लेकर ओसाका तक फैला हुआ एक लगभग कभी ना खत्म होने वाला शहरी इलाका। ये दिखाता है कि आज का शहरीकरण किस कमाल के लेवल तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो अब तक हमने साइज की बात की, अब जरा ध्यान देते हैं उनकी बनावट और डिजाइन पर। मतलब जमीन पर वो असल में दिखती कैसी हैं, उनका नक्शा कैसा होता है। बस्तियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। एक है प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती,
इसमें घर एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, जैसा कि अक्सर शांत पहाड़ों या घने जंगलों में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है सन्हत यानी घनी बस्ती, जहां घर बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं। ये शहरों में आम है, जहां जमीन का एक एक इंच कीमती होता है। और ये भी बड़ा मजेदार है कि बस्तियां कैसे अलग अलग पैटर्न या शेप ले लेती हैं। अगर कोई बस्ती किसी सड़क या नदी के किनारे किनारे बस जाए तो वो एक रिबन की तरह रेखिक हो जाती है। अगर वो एक सेंट्रल पॉइंट से मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फैलती है तो उसे अरिये या रेडियल पैटर्न कहते हैं। और जो प्लान्ड शहर होते हैं जैसे कि चंडीगढ़, वो अक्सर शतरंज की बिसात की तरह चेकरबोर्ड या ग्रिड पैटर्न में बसे होते हैं। चलिए अब आखिर में उन थियरीज पर एक नजर डालते हैं जो इस बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं कि बस्तियां कुछ खास जगहों पर ही क्यों बसती हैं और दूसरी जगहों पर क्यों नहीं। एक्सपर्ट्स ने बस्तियों के बनने के पीछे के कारणों को समझने के लिए 4 मेन थ्योरीज दी हैं। ये हैं हाइड्रोलिक यानी जलीय, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, मिलिट्री यानी सैन्य और रिलीजियस यानी धार्मिक थ्योरी। तो क्या वजह थी? पानी, पैसा, सुरक्षा या फिर विश्वास? चलिए अगली स्लाइड में इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो देखिए, बात यह है कि कोई एक जादुई वजह नहीं है। जलीय सिद्धांत कहता है कि जहां जिंदगी देने वाला पानी और उपजाऊ जमीन थी, वहां बस्तियां बस गईं, जैसे मिस्र में नील नदी के किनारे। आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से व्यापार के लिए बाजारों और चौराहों के आसपास बस्तियां बन गईं। सैन्य सिद्धांत मानता है कि सुरक्षा सबसे बड़ी वजह थी, लोग किलो जैसी सेफ जगहों पर इकट्ठे हो गए। और धार्मिक सिद्धांत कहता है कि मक्का या वाराणसी जैसे पवित्र स्थानों ने लोगों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा। तो कुल मिलाकर मानव बस्तियां हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और एक साथ रहने की हमारी गहरी इंसानी जरूरत का एक खूबसूरत आईना है। और ये पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, ये जिंदा है, सांस लेती हैं और हमेशा बदलती रहती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में जब हमारे शहर और भी बड़े होंगे और क्लाइमेट चेंज एक कड़वी हकीकत होगी, तब हमारे घर, हमारे गांव और हमारे शहर कैसे दिखेंगे? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी बस्तियां बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है